enjoying your preparation process. कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत किए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कल देखा था कि इस सभ्यता का फैलाव उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कहां तक था। ये जो पहला स्थल जो हड़प्पा है मिला था, जिसको कि सबसे पहले लगभग 1826 के आसपास चार्ल्स मैसन ने देखा था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी खुदाई शुरू हुई थी। तो ये जो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में तमाम वो चीजें दृष्टिगोचर होती हैं जो हमें वर्तमान में उनकी निरंतरता मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी और वो था हड़प्पा। ये जो हड़प्पा स्थल है, ये अगर आकृति में आप देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता है, स्थल नहीं, तो अगर आप आकृति में देखें इसका फैलाव, तो इसका फैलाव त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। इन 3 देशों में हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिम का बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का, कल हम लोगों ने देखा था कि वो है सुतका-गेंडोर। क्या है? सुतका-गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे पर है। हम लोगों ने देखा था पूरब स्थल, वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के नजदीक हिंडन नदी के तट पर। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था मांडा है, जम्मू कश्मीर में, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है, तट पर है। और सुदूर दक्षिण में हम लोगों ने देखा था जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, वो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जो दैमाबाद है, ये अगर देखा जाए तो प्रवरा नदी के किनारे पर है, प्रवरा नदी के तट पर है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको शब्द बताया हड़प्पा, पहली वो जगह है जिसकी खोज हुई थी। वर्तमान में यदि आप पूछें कि हड़प्पा है कहाँ, तो यह हड़प्पा आज पाकिस्तान के पश्चिम प्रांत में मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसके कौन से जिले में स्थित है? मांटगोमरी जिले में स्थित है। और यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, ये जो मांटगोमरी जिला है, वो साहीवाल, जो गाय की एक प्रजाति होती है, साहीवाल, साहीवाल प्रजाति की गायों के लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा कहाँ है? वर्तमान में मांटगोमरी जिले में है, और ये वही मांटगोमरी जिला है जो कि साहीवाल गायों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे, यह सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, या आप यह कह लें कि फाउंडर कौन है, या आप ये कह लें कि जनक कौन है। तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं
कि इनके निर्माता आप याद कर लीजिए पीएम और एएम, ये दोनों समय के सूचक होते हैं। तो ये मैं कोड वर्ड आपको दे रहा हूं याद करने के लिए कि पीएम और एएम है। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। पी का मतलब है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। एम का मतलब है मंगोलॉयड। ए का मतलब है अल्पाइन और एम का मतलब है मेडिटेरेनियन। यह है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, यह है आपके मंगोलाइड, यह है आपके अल्पाइन और ये है मेडिटेरेनियन माने भूमध्य सागरीय। ये 4 प्रकार की प्रजातियां हमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिली। लेकिन इनमें से सबसे अधिक मात्रा में जो हमें तथ्य मिले हैं वह भूमध्य सागरीय लोगों के। इस प्रकार इन 4 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वह भूमध्य सागरीय लोग हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंकाल हमें मिला है तो वह भूमध्य सागरीय लोगों का मिला है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि भूमध्य सागरीय लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। ये जो बार बार हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य सभ्यता, ब्रॉन्जे सभ्यता, घग्गर हाकरा सभ्यता की बात करते हैं तो वास्तव में यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो हड़प्पा है इसकी सबसे पहले अगर किसी ने उस टीले को देखा तो वो थे चार्ल्स मैसन साहब। कौन थे? चार्ल्स मैसन साहब ने टीले को देखा। बाद में 1853 में कनिंघम साहब ने इस टीले पर अपना शोध कार्य शुरू किया और बाद में 1920 में 1920, 21, 22 ये 3 साल का कालक्रम लिया जाता है। जब मैंने आपको कल बताया था कि सर जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में बाकायदा खुदाई का कार्य आरंभ हुआ, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे। और तत्पश्चात 1921 में यह स्थल खोज के रूप में सामने आया और जो इनका साथ दिया था वो दिया था माधव स्वरूप वत्स ने। किसने साथ दिया था? सर जॉन मार्शल का इस खुदाई में साथ माधव
स्वरूप वत्स। अब अगला सवाल उठता है, वह यह उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन, उद्भव, या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव या उत्पत्ति है, यह अपने आप में एक पहेली है। सवाल उठता है कि पहेली क्यों है? इसलिए पहेली है क्योंकि उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य हमें मिले हैं, वह साक्ष्य पूर्ण विकसित अवस्था में, वह साक्ष्य पूर्ण विकसित अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में है जो हमें साक्ष्य मिले। तो प्रश्न उठता है कि इस पहेली को अब तक हल क्यों नहीं किया जा सका। तमाम प्रगति हम कर चुके हैं, तो इस सभ्यता के उद्भव की पहेली को भी हम लोग सॉल्व कर लेते, एक कॉमन एग्रीमेंट पर पहुंच जाते, निष्कर्ष पर कि ये है इसके उद्भव का। तो ये इसका हल इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि नंबर एक, जो खुदाई हुई है वो वर्टिकल हुई है। क्या हुई है? वर्टिकल हुई है। माने 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 खुदाई ऊर्ध्वाधर हुई है, वर्टिकल हुई है। और जो दूसरा कारण है वह यह है कि जो हमें लिपि मिली है, जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, उस स्क्रिप्ट को अब तक या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि कई लोगों ने क्लेम किया है कि वो सफल है पढ़ने में, परंतु अभी ये कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं बन पाया है कि यही है लिपि का स्वरूप। तो ये दो कारण हैं, जिन दो कारण से इस पहेली को सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके उद्भव को हम किस आधार पर सिद्ध करें? तो तीन आधार हैं। पहला, तर्क का आधार। डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, कुछ तथ्य सामने रखिए, तर्क का आधार पहला। तो तर्क का आधार अगर हम लें, तर्क का आधार अगर हम लें तो तर्क का आधार सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का। तो कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के तर्क हैं। एक तर्क है विदेशी उत्पत्ति और एक है स्वदेशी निर्मित, आप कह सकते हैं इंडिजिनस, इंडिजिनस कि यह स्वतः निकल कर आया है, इसे आप देसी उत्पत्ति का विचार कह सकते हो। देसी उत्पत्ति का विचार, और एक आप कह सकते हो विदेशी
उत्पत्ति का विचार। तो हम एक एक करके लेते हैं। आइए सबसे पहले लेते हैं विदेशी उत्पत्ति का विचार। हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर इस स्कूल के लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी पौरुष का परिणाम है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता विदेशी पौरुष का परिणाम है। किन लोगों ने ये बात कही है? तो जो सबसे पहले नाम आता है, सर जॉन मार्शल ने ये बात कही। दूसरा नाम आता है गार्डन चाइल्ड ने ये बात कही। तीसरा नाम आता है व्हीलर ने ये बात कही। तो सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे लोगों का मानना है कि यह विदेशी उत्पत्ति का विचार है। हालांकि ये तीनों विदेशी हैं, लेकिन एक भारतीय इतिहासकार है डी कौशाम्बी, वह भी मानते हैं कि यह विदेशी पौरुष का परिणाम है। विदेशी तो कह ही रहे थे, हमारे भारत के भी इन इतिहासकार ने ये बात कही। क्या क्या तर्क रखते हैं ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति के बारे में? ये लोग यह तर्क रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? किसका उपनिवेश था? इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश था। माने आईवीसी वाज कॉलोनी ऑफ मेसोपोटामिया। और आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता को ही हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता को ही हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों का यह कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी पौरुष का परिणाम है। अब सवाल उठता है कि अगर इन्होंने ये बात कही है तो इनका कुछ आधार होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इनके तर्क का आधार क्या है। आधार ये है कि यह समानता की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच समानता की बात करते हैं। गौर से देखिएगा क्या समानता की बात करते हैं। कहते हैं कि मेसोपोटामिया एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है भाई। तो इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या है? नगरीय सभ्यता है। दूसरा तर्क का क्या आधार कर देते हैं कि मेसोपोटामिया में भी लिपि पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि पाई गई है। मेसोपोटामिया में भी ईंट का इस्तेमाल होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ईंट का इस्तेमाल होता था। आगे कहते हैं कि दोनों यहां भी मिट्टी के बर्तन चाक पर बनते थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनते थे। यहां भी ये चीज पाई गई।
ये वो समानताएं हैं जिस आधार पर इनका ये कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था। तो लोगों ने कहा अच्छा, समानता तो आप बता दिए। लोगों ने कहा कि गुरुदेव हम आपको कुछ आलोचना भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? अब इसका जब विश्लेषण होगा तो कुछ आलोचना निकल कर आएगी कि नहीं निकल कर आएगी? इसका जब विश्लेषण होगा, जब इसका एनालिसिस होगा, तो उस एनालिसिस के बाद लोगों ने कुछ समानता की बात की, डिसिमिलरिटी की बात की, डिसिमिलरिटी की बात की कि ठीक है आप समानता बता रहे थे, देखिए हम आपको कुछ असमानता बताते हैं। लोगों ने कहा बताओ भाई। तो देखो, अगर हम मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना करें तो यह बात ठीक है कि सॉरी, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, लेकिन जेंटलमैन मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो कैसे हैं? तितर बितर हैं, मोहम्मद रफी के गाने की तरह। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ए हार्ट ब्रेकिंग मेनी पार्ट्स, सम हियर फॉल्स सम देयर फॉल्स। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर तुलना करें तो सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग, सुसंगठित सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। माने नगर तितर बितर नहीं, बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पे हमें सुनियोजित नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। अंतर देख लीजिए, ये क्या है? ये तितर बितर है, तितर बितर, और ये क्या है? सुनियोजित। आप खुद ही देख लीजिए। आगे बढ़िए। तो मेसोपोटामिया में इन्होंने कहा कि लिपि है, ठीक, लेकिन ये जो लिपि है, ये लिपि आप जानते हैं जिग जैग पैटर्न पर है। किस पैटर्न पर है? जिग जैग पैटर्न पर है। किस पर है? जिग जैग पैटर्न पर है। थोड़ा मोड़ा आप ऐसे कह सकते। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उसकी जो स्टाइल है वो चित्रात्मक है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। और इसकी जो शैली है वह है ब्रूस्टो फोर्डन शैली। क्या है? ब्रूस्टो फोर्डन शैली। क्या है? क्या है? क्या है? ब्रूस्टो फोर्डन स्टाइल। यह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। वही आपने देखा मेसोपोटामिया में क्या है? जिग जैग। यह चित्रात्मक है, इसकी शैली ब्रूस्टो फोर्डोन है। चित्रात्मक लिपि को ही सर्पीली लिपि भी कहा जाता है। अब
अगला अंतर देखते हैं। तो जो मेसोपोटामिया है, यहां भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो यहां की ईंट है वह कच्ची ईंट, और सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट का इस्तेमाल हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह अपने आप में तत्कालीन सभ्यताओं में यूनिक फीचर है। यूनिक बोले तो अनूठा। केवल सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट का इस्तेमाल हुआ है। समकालीन सभ्यताओं में लिख लीजिए कि समकालीन किसी अन्य सभ्यता में, समकालीन किसी अन्य सभ्यता में ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, केवल और केवल आईवीसी, केवल और केवल आईवीसी का है। मृदभांडों की बात जहां तक है, मिट्टी के बर्तन की बात जहां तक है सॉरी, मेसोपोटामिया के जो बर्तन हैं वह काले रंग के, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं इन पर गुलाबी पेंटिंग की गई है। गुलाबी रंग के बर्तन, और यही नहीं, इस गुलाबी रंग के बर्तन पर काला रंग चढ़ाया गया है, जबकि ये केवल ब्लैक है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन को रेड एंड ब्लैक वेयर कहा जाता है। काले एवं लाल मृदभांड। मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन। तो अब आप जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए, हम लोग जो कर रहे थे, गौर से देखिए कि मेसोपोटामिया और आईवीसी के बीच जो समानता बताई गई थी कि यहां भी नगरीय सभ्यता, यहां भी नगरीय सभ्यता, यहां भी लिपि, यहां भी लिपि, यहां भी ईंट, यहां भी ईंट, यहां भी मिट्टी के बर्तन, यहां भी मिट्टी के बर्तन, ये समानताएं हैं। इस आधार पर कहते थे कि उपनिवेश। लोगों ने विश्लेषण किया और कुछ असमानताओं की बात कर दी। कहा देखिए आपने तो असमानता बताया, हम आपको कुछ असमानता बता रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो कि नगरीय सभ्यता दोनों थी, लेकिन मेसोपोटामिया के नगर तितर बितर हैं, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। वहीं अगर हम आईवीसी की बात करें तो आईवीसी के जो नगर हैं वो वेल प्लान्ड है। क्या है? वेल प्लान्ड है। इसकी लिपि जिगजैग है, इसकी लिपि चित्रात्मक है, शैली बाकायदा ब्रस्टोफोर्डन स्टाइल है, इसको सर्पीली लिपि भी कहते हैं। यहां पर कच्ची ईंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ही ईंट है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का अपने आप में एक यूनिक फीचर है, अनूठा लक्षण है। उस समय किसी भी समकालीन सभ्यता में हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता। जहां तक मिट्टी के बर्तन की बात है तो यहाँ के बर्तन काले एवं लाल मृदभांड हैं, और यहाँ के बर्तन केवल काले हैं। अतः इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है
अतः इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश नहीं थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति का जो विचार है वह मान्य नहीं है। मान्य नहीं है माने फॉरेन ओरिजिन का जो कंसेप्ट है जेंटलमैन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। फॉरेन ओरिजिन का जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आई बात समझ में? लेकिन इन दोनों सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध था। दोनों ही देश एक दूसरे से आयात निर्यात करते थे। यह बात हम व्यापार में देखेंगे कि क्या साक्ष्य मिला है। लेकिन इस व्यापार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वो यह है कि यह जो व्यापार था, इस व्यापार का जो भुगतान संतुलन था, वह भुगतान संतुलन सैंधव घाटी सभ्यता के पक्ष में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन द फेवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। माने सैंधव घाटी सभ्यता के लोगों को ही लाभ था व्यापार में। क्यों? क्योंकि सैंधव घाटी सभ्यता की अत्यधिक वस्तुओं की डिमांड मेसोपोटामिया में थी। हमें कुछ टेक्स्ट मिलता है, कुछ लिखी हुई चीजें मिलती हैं सुमेरियन सभ्यता की, जिसमें कुछ शब्दों का उल्लेख हुआ है जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो अगर वो लोग मोहनजोदड़ो से परिचित ना रहे होते तो शब्द का उल्लेख कैसे होता? और मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हम अभी देखेंगे लोथल गुजरात में उस समय का सैंधव घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर लोथल। वहां से हमें बटन के आकार की एक मुद्रा मिली है, सील मिली है, मुहर मिली है। कहां से? लोथल से। किस आकार की? बटन के आकार की, जो कि फारस की मुहर है। अब आप बताइए कि फारस की मुहर लोथल में कैसे? और तब जब लोथल बंदरगाह है, इसका मतलब कि दोनों देशों के बीच, सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान हुआ होगा। यहाँ के लोग वहां गए, वहां के लोग यहाँ आए। भाई आपके घर में हमारी कमीज मिले, हमारा पेन मिले, हमारा चश्मा मिले, या आपका हमारे घर में मिले, इसका मतलब क्या? कि या तो हम आपके यहाँ गए थे आपका ले आए, या आप हमारे यहाँ आए थे छोड़ गए। मतलब कहीं ना कहीं म्यूचुअल कांटेक्ट दोनों लोगों का हुआ। इस बात पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से सैंधव घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। एक और बात मैं आपको बता दूं यहीं पर कि सैंधव घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से तो परिचित थे। किससे? घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन घोड़े के प्रयोग से परिचित नहीं थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, लेकिन उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक और स्कूल है जो कहता है कि क्या आर्य सैंधव घाटी सभ्यता के निर्माता थे?
तो अगर आर्य सैंधव घाटी सभ्यता के निर्माता होते तो आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा, गाय नहीं। गाय वाज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, विनिमय के लिए गाय का यूज होता था। आर्थिक पक्ष के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु था उनका घोड़ा। तो सैंधव घाटी सभ्यता में भी घोड़ा का प्रयोग मिलता, केवल घोड़े से परिचित है उनका प्रयोग नहीं था। अतः इस आधार पर आर्य लोगों को भी सैंधव घाटी सभ्यता का निर्माता नहीं माना जाता। तब क्या है फिर देशी उत्पत्ति का विचार निकल कर आता है। देशी उत्पत्ति का जो विचार है उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। कैसे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। गौर से देखिएगा। पाषाण युग, क्या? पाषाण युग। पाषाण युग में आपके पास 3 काल है। पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, है ना। इस पुरा पाषाण को भी आप 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। मैं यहां पे केवल पुरा पाषाण लिख रहा हूं। अब जरा गौर से देखिए, जहां तक पुरा पाषाण काल का संबंध है, यहां पर जो लोगों का जीवन था आर्थिक, वह क्या था कि ये लोग शिकारी हुआ करते थे, ये लोग खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, फूड गैदरर हुआ करते थे। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। जो मिल गया कंद मूल फल, और मत्स्य पालन करते थे, मछली भी पकड़ते थे। ये चीज कंटिन्यू है यहां भी, यह चीज कंटिन्यू है यहां भी। कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यूड मध्य पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल में एक डेवलपमेंट हो रहा है। क्या? कि यहां पर हड्डियों के उपकरण भी उपयोग में लाए जाने लगे। क्या हो रहा है? हड्डियों के भी उपकरण उपयोग में लाए जाने लगे। अभी तक केवल पत्थर थे, यहां पर हड्डियों के औजार उपयोग में आए जाए। हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में कि मध्य पाषाण काल समाप्त होते होते लोगों ने क्या शुरू कर दिया? पशुपालन प्लस पशुओं को चराना शुरू हो गया। कहां पर? मध्य पाषाण काल में। यही पशुपालन और पशुओं को चराना यहां पर देता है बर्थ किसको? कृषि को। और कृषि का पहला साक्ष्य हमें मिलता है कहां? मेहरगढ़, जहां पर हमें गेहूं, जहां पर हमें जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। शुरुआत में
केवल केवल आवश्यकता अनुसार उत्पादन उत्पादन धीरे 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 समय के साथ उत्पादन अधिशेष की स्थिति आई। उत्पादन अधिशेष को अंग्रेजी में कहते हैं सरप्लस। ये अधिशेष उत्पादन सरप्लस ही वह कारक है कि अब लाओ इसको रखा जाए, संग्रह किया जाए। इस संग्रह के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी? मृदभांड की। किसकी? मृदभांड की। तो मृदभांड आता है नवपाषाण काल में। और दूसरी तरफ यही जो सरप्लस है, यही सरप्लस धीरे धीरे विनिमय का कारण बनेगा, एक्सचेंज का कारण बनेगा। एक्सचेंज कहां होगा? जहां पर परिवहन की सुविधा होगी। और यही परिवहन की सुविधा उस समय कहां थी? नदी के किनारे किनारे, जिसका परिणाम है धीरे 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 बने होंगे नगरीय केंद्र। और यही नगरीय केंद्र यही नगरीय केंद्र यही नगरीय केंद्र यही नगरीय केंद्र अर्बन सेंटर ही कारण है किसके? आईवीसी के उदय के पीछे। किसके पीछे? आईवीसी के उदय के पीछे। आईवीसी के उदय के पीछे। तो गौर से देखिएगा, क्या हम इनको यहां से लेके यहां तक आरंभिक पशु पालक कह सकते हैं? जी हाँ। एवं यहां पर खेती आ गई, कृषक समुदाय कह सकते हैं? जी हां। कह सकते हैं? जी हां। अगर इन्हें कह सकते हैं दोस्त, तो क्या हम लिख सकते हैं कि आरंभिक पशुपालक एवं कृषक समुदाय ने सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार की। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? टिप्पणी कीजिए। यही हो गया आपके लिए मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न, जो कि बन सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए किस तरीके से पाषाण काल से चीजें शुरू होती हैं, धीरे धीरे खाद्य संग्राहक, शिकारी और अंततोगत्वा कृषि आती है। और फिर किस प्रकार कृषि का अधिशेष सरप्लस आता है। एक तरफ सरप्लस मृदभांड की आवश्यकता पर फोकस करता है या मृदभांड की आवश्यकता को जन्म देता है, और दूसरी तरफ
किस प्रकार से विनिमय शुरू होता है और इस प्रकार से धीरे धीरे नगरीय केंद्र अस्तित्व में आते हैं और बाद में यही सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यह स्वदेशी देसी पौरुष का परिणाम है। इसका परिणाम है देसी उत्पत्ति के का परिणाम है। जो हमारे यहाँ घटनाएं घटी उसी के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। आई बात समझ? तो ये थी उत्पत्ति, जिसको हम लोगों ने देखा कि क्या क्या विचार है। अब आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे कि क्या विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, समाज कैसा था, धार्मिक विश्वास कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, लौकिक जीवन कैसा था, नगर नियोजन कैसा था, लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के आभूषण का इस्तेमाल होता था, किस प्रकार की मुहर होती थी, मुहर किससे बनी होती थी, इनकी चित्रकला क्या थी, इनकी वास्तुकला क्या थी, मनोरंजन के साधन क्या थे, शिक्षा क्या थी, मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, क्या सिलेबस रहा होगा, किस प्रकार की धातुएं उपयोग में लाई जाती थी, किन किन धातुओं से परिचित थे, कौन सी मुख्य फसलें थी, किसका आयात होता था, किसका निर्यात होता था, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या अनुपस्थित था, माने मौजूद नहीं था, क्या क्या मौजूद था, क्या क्या मौजूद नहीं था। और यह भी देखेंगे क्या क्या था तो लेकिन बहुत ही कॉमन नहीं था कि जिसे हम कह सकें बहुत ही पॉपुलर रहा। इस प्रकार से इनका समाधान कैसे था। और फिर देखेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता का अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और फिर लेट हड़प्पा काल कैसा था, क्या क्या विशेषताएं थी। आई बात समझ में? वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।